हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग व्हाट्स आर इंपॉर्टेंट को कंटिन्यू रखते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग व्हाट्स आर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम 2 और लेसन 13 पर बात करेंगे। इस लेसन 13 में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज के फर्स्ट वर्ड की शुरुआत करते हैं एनिमोसिटी से। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एनिमोसिटी। चलिए आज का हमारा जो पहला जो वर्ड है वो है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? नफरत, द्वेष अथवा दुश्मनी। अगर आप किसी के प्रति एनिमोसिटी रखते हैं, आप उसके प्रति नफरत रखते हैं, आप उसके प्रति द्वेष रखते हैं, आप उससे एक तरह का दुश्मनी का भाव रखते हैं। चलिए, एनिमोसिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा नफरत, ठीक है ना, या दुश्मनी। एक सरल शब्दों में अगर कहें तो नफरत या दुश्मनी एक ही चीज है। जो दुश्मनी रखते हैं वो नफरत भी रखते हैं, और नफरत वाला चीज में भी दुश्मनी वाली एलिमेंट होते हैं। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा, मतलब अगर हमको नफरत कहना है तो हमारे पास और भी कितने अच्छे वर्ड्स है, थोड़ा सा उनको देखा जाए। तो चलिए, एक वर्ड हमारा है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का भी मतलब दुश्मनी होता है, ठीक है, एनिमिटी है ना। ये वो बहुत कॉमन वर्ड्स है। फिर हम कुछ और देखते हैं, ओडियम। ओडियम का मतलब क्या होता है? नफरत। और हैट्रेड का मतलब क्या होता है? नफरत। चलिए, अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा गुडविल, ठीक है ना। अगर इस एनिमोसिटी का अगर एंटो कहा जाए तो इसका एंटो हो जाएगा गुडविल, ठीक है ना। जैसे कि बैडविल होता है, वो एक तरह का नफरत भरा भावना होता है। बैडविल या इलविल जो होता है ना, वो नफरत भरा भावना होता है, और उसका जो अपोजिट है वो गुडविल है। मतलब इसका एक सिनोनिम्स हम और कह सकते हैं इलविल। इलविल का मतलब होता है बुरी भावना, ठीक है ना। और इसी इलविल का जो एंटो है ना वो गुडविल है। चलिए, इसका एक एंटो और हो सकता है फ्रेंडशिप। चलिए, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम कहें गुडविल और फ्रेंडशिप का अगर अर्थ कहें तो ये गुडविल जो है ना सद्भावना होता, अच्छा भावना को सद्भावना कहते हैं, अथवा मित्रता। एक ही चीज है, सद्भावना अथवा मित्रता एक ही चीज है। चलिए, हमको कहना है कि जैसे कि मतलब जैसे ईसाई धर्म में अगर आप देखते हैं तो ईसाई धर्म में 2 सेक्शन है, ठीक है ना। ईसाई धर्म में 2 सेक्शन है, मेनली 2 सेक्शन है। उसमें एक है आपका कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में ना एक तरह दोनों अपने प्रति, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं। हमको ये कहना है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में है ना नफरत है। सिंपल भाषा में बात करें, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को नहीं देखना चाहता है, और प्रोटेस्टेंट भी कैथोलिक को नहीं देखना चाहता है। यही बात को हमको बनाना है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच नफरत है। हम इसको सिंपल भाषा में कैसे लिखेंगे ना, देयर इज, अगर इसको लिखना है तो देयर इज एनिमोसिटी, है ना, देयर इज एनिमोसिटी, ठीक है ना, बिटवीन, चलिए, कैथोलिक, बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या है? ये ईसाई धर्म के ये 2 सेक्शन हैं, ठीक है ना, और इनके बीच कभी बनती नहीं है। तो चलिए, ये प्रोटेस्टेंट है। तो चलिए, यही तो चीज हमें बताना है कि एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी, और फ्रेंडशिप या गुडविल का मतलब सद्भावना या मित्रता। चलिए, वर्ड नंबर हम लोग सेकंड पर आते हैं। वर्ड नंबर सेकंड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब यूज का वर्ड है, बहुत यूज का वर्ड है, अपेस। देखिए, यदि कोई चीज अगर अपेस है तो वो तेजी से भागता है, तेजी से बढ़ता है। अपेस का मतलब होता है तेजी से। अपेस पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। यदि कोई चीज अगर अपेस है तो वो तेजी से वो होता है। जैसे इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, पहले इसका हिंदी पहले लिखे, तेजी से। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्विकली, चलिए, क्विकली, स्पीडली। चलिए, और भी बहुत सारे वर्ड है, वर्ड की कमी नहीं है। अगर तेजी से करना है तो इसके लिए वर्ड की कमी नहीं है। रैपिडली, ठीक है ना, सबका हिंदी है तेजी से। चलिए, अब इसका अगर एंटो कहा जाए तो एंटो हम यहीं पर कर सकते हैं। इसका एंटो क्या हो जाएगा? स्लोली, धीमे धीमे, धीमे गति से, ठीक है ना। अगर कोई चीज स्लोली होता है तो वो धीमे गति से होता है। चलिए, हमको कहना है कि कुछ पेड़ है ना तेजी से बढ़ते हैं। हमको सिंपल एक सेंटेंस लेके चलना है ना। कह रहा है क्या कि कुछ पेड़ तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है ना, कुछ पेड़ तेजी से बढ़ते हैं, है ना। हमको ऐसे लिखना है कि कुछ पेड़ तेजी से बढ़ते हैं। चलिए, हम इसको कैसे लिखेंगे? सम प्लांट्स, सम प्लांट्स। चलिए, अच्छा, अब ये सिंपल पास्ट टेंस में बने, ये प्रेजेंट सिंपल में बनेगा तो सम प्लांट्स ग्रो, और तेजी से, तेजी से के लिए क्या वर्ड हमारे पास? क्विकली है ना, स्पीडली है, रैपिडली है। लेकिन अपेस एक बहुत ढंग का वर्ड है, तो हम लिख सकते हैं सम प्लांट्स ग्रो अपेस। कुछ पेड़ जो है वो तेजी से बढ़ते हैं। वर्ड नंबर हम लोग 3 पर आते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 3rd क्या है।
चलिए वर्ड नंबर हम लोग 3 की ओर आते हैं। तो हमारा वर्ड थर्ड है ना बैथोस। देखिए बैथोस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, आप इसको अगर इग्नोर भी करते हैं ना तो कोई घाटे का ये मामला नहीं है। बैथोस का मतलब क्या होता है, देखिए कोई चीज जैसे कि सीरियस वे में चीज चल रहा है और उसी चीज के बीच में अचानक किसी अनइम्पॉर्टेंट या रिडिकुलस चीज का हो जाना बैथोस कहलाता है। मतलब बैथोस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अभी चरम पर है, जैसे कि कोई मूवी, जैसे कि कोई डिस्कशन, जैसे कि कोई साहित्य में कोई चीज है बहुत सीरियस वे में चल रहा है और अचानक उसका गिरावट जो होता है ना, ये बैथोस कहलाता है। मतलब बैथोस का मतलब आप सिंपल भाषा में समझे गिरावट, है ना, किसी चीज के जो गंभीरता में जो गिरावट होती है। सपोज कीजिए कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, गंभीर होकर पढ़ा रहा हूं, है ना, कुछ अच्छी बात बता रहा हूं और इसी बीच में मैं कुछ उलुल जुलुल बात करने लगूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मैं क्लास ले रहा हूं, ये क्लास में वो जो उलुल जुलुल जो चीज होगा वो बैथोस होगा। सीरियस चीज के बीच किसी बकवास चीज का हो जाना ये बैथोस होता है। आजकल आम चीज ये हो गया है, लोग 5 मिनट सीरियस वे में बात करेंगे उसके बाद बकवास करने लगेंगे। तो उनके डिस्कशन में, उनके पढ़ाने के दौरान क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा बैथोस। बैथोस का मतलब होता है गिरावट, अचानक कोई चीज मैटर सीरियस है और अचानक उसमें वो चीज गिरावट आ गया, ठीक है ना। चलिए तो बैथोस का मतलब सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका पहले हिंदी लिखते, पहले गिरावट। किसी चीज में जो गिरावट या निराशा जो होती है ना वो बैथोस होता है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देखते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लेट डाउन, निराशा, ठीक है ना, लेट डाउन डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। क्यों निराशा है, क्योंकि बकवास चीज देखने को मिल रहा है ना, एक सीरियस चीज के बीच बकवास चीज आपको देखने को मिल रहा है। क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स आपने समझा होगा, क्लाइमेक्स मतलब उत्कर्ष, लेकिन ये उत्कर्ष नहीं है, ये तो नीचे चला गया है ना, तो इसका क्या साइन होगा, एंटी क्लाइमेक्स। यदि कोई चीज अगर एंटी क्लाइमेक्स है तो वो गिरावट है ना, उसमें निराशा है। चलिए तो ये बैथोस की बात रही। चलिए हम वर्ड नंबर 4 की तरफ आते हैं। वर्ड नंबर 4 है कैटेगरी, ठीक है ना। वर्ड नंबर 4 है कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब क्या होता है, श्रेणी। कैटेगरी पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है और इसका मतलब होता है श्रेणी, ठीक है ना, वर्ग या श्रेणी। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लास, ग्रुप, ठीक है ना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लास या ग्रुप, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए हमको कहना है कि देखिए करदाता जो होते हैं, जो टैक्स पेयर होते हैं, उनके कई ग्रुप होते हैं। कुछ कर जो टैक्स पेयर होते हैं वो कम टैक्स जमा करने वाले होते हैं, कुछ जो टैक्स पेयर होते हैं वो ज्यादा पैसा जमा करने वाले होते हैं। तो हमको कहना है कि टैक्स पेयर के कई श्रेणियां हैं, ठीक है ना। हमको कहना है कि टैक्स पेयर करदाताओं की कई श्रेणियां हैं, यही बात हमको कहना है कि करदाताओं की कई श्रेणियां हैं, कर दाताओं के कई श्रेणियां हैं। चलिए हमको ये बात लिखना है कि करदाताओं की कई श्रेणियां, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, आपको कुछ इसमें नहीं करना है। आप कैसे लिखेंगे, देयर आर सेवरल कैटेगोरीज, देयर आर सेवरल कैटेगोरीज ऑफ टैक्स पेयर्स, नहीं, देयर आर सेवरल कैटेगोरीज ऑफ टैक्स पेयर्स। तो चलिए ये हमारा कैटेगरी की बात रही है। वर्ड नंबर हमारा 4 रहा। वर्ड नंबर हम लोग 5 की तरफ मूव करते हैं। तो वर्ड नंबर हमारा 5 मिलता है कंडोल। देखिए कंडोल का मतलब क्या होता है, कंडोल का मतलब होता है शोक जताना, किसी के साथ सहानुभूति प्रकट करना, है ना, क्योंकि उसके साथ कुछ ट्रेजिक बात हो गई है, कोई दुखांत मामला हो गया है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो गया है और आप उसके साथ शोक जताते हैं, तो शोक जताने के लिए एक बढ़िया वर्ड है कंडोल। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है वो है कंडोल। कंडोल का मतलब क्या होता है, अगर सरल भाषा में कहें तो शोक जताना, ये वर्ब होगा और प्रीपोजिशन अपने साथ नॉर्मली ये विथ लेगा, मतलब हम लोग पढ़ेंगे कंडोल विथ, ठीक है ना। इसका अगर हिंदी के बारे में बात करें तो शोक जताना, शोक जताना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सांत्वना देना, है ना, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सांत्वना देना, इसको सांत्वना दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके सिनोनिम्स के हम बारे में बात करते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंसोल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंसोल। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट। चलिए और भी सिनोनिम्स है, कमिसरेट, ये सब का मतलब होता है ना शोक जताना, संतवना देना, ढाढ़सा बढ़ाना, आप ऐसे समझिए कमिसरेट। कमिसरेट ये सारे फॉर्मल वर्ड है। अगर इसको तोड़ के लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, टू एक्सप्रेस सिंपैथी, टू एक्सप्रेस, देखिए ये एक्सप्लेनेशन जो होता है ना वो वर्ड को समझने में ना मदद करता है। अब सिंपैथी है ना, सहानुभूति जताना, इसी को कहते हैं शोक जताना या सांत्वना देना। चलिए हमको कहना है कि जो लोग आए और किसी जैसे कि वैसा परिवार जिसमें कोई मर गया, तो शोकाकुल, लोगों ने शोकाकुल परिवार को सहानुभूति जताया,
या उनके साथ शोक जताया। चलिए हमको ऐसे लिखना है, दे, है ना, इसके लोगों के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते, दे केम टू, वे आए, किस चीज के लिए, दे केम टू कंडोल विथ, थोड़ा सा इसको ध्यान दिया जाए, दे केम टू कंडोल विथ, ठीक है ना, द ब्रीव्ड फैमिली। देखिए ब्रीव्ड कौन होते हैं, जो शोक में डूबे हुए हैं क्योंकि उनके यहाँ कोई मर गया है। चलिए, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा कि, है ना, कि वे, ठीक है ना, शोकाकुल परिवार के, है ना, साथ शोक जताने आए। तो ब्रीव्ड का मतलब, ब्रीव्ड फैमिली का मतलब क्या होता है, शोकाकुल परिवार जो शोक में डूबा हुआ है। तो चलिए ये हमारा कंडोल रहा। इसी से इसका नाउन क्या बना, इसके नाउन को भी देख लेते हैं। इसका नाउन होता है ना, इसका नाउन होता है कंडोलेंस, है ना। कंडोल का जो नाउन हो जाएगा वो हो जाएगा कंडोलेंस, इसी का ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। और ये सिंपल में नहीं आता है, ये प्लुरल फॉर्म में आता है, कंडोलेंसेस। कंडोलेंसेस मतलब हम लोग पढ़ेंगे ना, कंडोलेंसेस, है ना, शोक या सांत्वना, शोक कहें या सांत्वना कहें, ठीक है ना। और इसका जो कंडोल का नाउन क्या हो जाएगा, कंडोलेंसेस, ठीक है ना। जैसे कि होता है ना, शोक सभा होता है, कंडोलेंस मीटिंग होता है ना। एक वैसा पत्र जो होता है ना जिसमें संदेश होता है ना, एक संदेश होता है, शोक संदेश होता है, ठीक है ना, पेपर वगैरह में अक्सर निकलते हैं, कंडोलेंस मैसेज होता है, ठीक है ना। तो ये कंडोलेंसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए हम लोग वर्ड नंबर 6 में आते हैं, हम लोग वर्ड नंबर 6 में आते हैं, देखते हैं कि हमारा छठा वर्ड क्या है। चलिए अब हम आते हैं, तो हमारा छठा वर्ड है कंडोन, है ना। कंडोन, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कंडोन। कंडोन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप किसी की गलती को कंडोन करते हैं तो आप उसको अनदेखी करते हैं, आप उसको एक तरह से क्षमा कर देते हैं, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति गलती किया, गलती को नहीं देखना, ये भी तो क्षमा करना होता है। अगर आपने किसी की गलती किया है लेकिन आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के छोड़ दे रहे हैं, जाओ करो, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको बख्श रहे हैं, बख्शना, बख्श देना किसी के अपराध को, ठीक है ना। तो चलिए ये कंडोन का अगर शुद्ध अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है बख्श देना। बख्श देना नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिए माफ कर देना किसी के गलती अपराध को, माफ कर देना, बख्शना या माफ करना, ठीक है ना। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम्स थोड़ा सा कर लेते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सक्यूज, क्षमा कर देना, पार्डन, क्षमा करना। अगर आप किसी को एक्सक्यूज करते हैं, पार्डन करते हैं, यानी कि आप उसकी गलतियों को क्या करते हैं, आप उसकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, फॉरगिव करते हैं। चलिए अब इसके ये तो सिनोनिम्स हो गए। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सजा देना, नहीं इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, सॉरी, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सजा देना। माफ करने का उल्टा क्या होगा, सजा देना। चलिए इसका एंटोनिम्स बनेगा किस तरह से, तो इसका एंटोनिम्स बन जाएगा कंडेम। देखिए कंडेम बहुत एक अच्छा वर्ड है, बहुत टॉप क्लास का वर्ड है। एक कंडेम का मतलब आलोचना करना भी होता है। कंडेम का दो अर्थ होते हैं, पहले इसको पहले समझा जाए, ये सब एग्जाम्स के लिए ना बम्बास्टिक वर्ड है। कंडेम का दो अर्थ होता है, कंडेम का एक अर्थ होता है सजा देना, ठीक है ना, आप इसको ऐसे समझें। और कंडेम का एक अर्थ होता है ना आलोचना करना, सरल भाषा में आप ऐसे समझें, आलोचना करना, भर्त्सना करना, ये कंडेम होता है। तो कंडेम, ये सेंटेंस से पता चल जाएगा कि कहां आलोचना करना है और कहां सजा देना है, ठीक है। चलिए इसका जो एक दूसरा हम एंटोनिम्स कर सकते हैं, पनिश। पनिश आप समझते हैं, पनिश का भी अर्थ होता है सजा देना। अगर आप किसी को पनिश करते हैं, आप उसको एक तरह से सजा देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंडोन। जैसे कि अगर हमको कहना है कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, आतंकवाद को कभी भी, मतलब आतंकवादियों को कभी भी बख्शा नहीं जा सकता है ना। भारत में जब तक कि हमारा प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार का गवर्नमेंट है, आतंकवादियों को तक भी बख्शा नहीं, मतलब उन्होंने जो क्राइम किया है, क्राइम को पनिश किया जाएगा, हमको ऐसे कहना है, ठीक है ना। आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, हमको ऐसा कहना है। चलिए हम इसको कैसे कहेंगे, है ना, टेररिस्ट, टेररिस्ट। चलिए कैन नेवर बी, लैंड पैसिव में बनेगा, है ना, कैन नेवर बी कंडोन्ड, टेररिस्ट कैन नेवर बी कंडोन्ड। हमको कहना है कि सरकार पर आरोप है कि वो, है ना, दंगाइयों को बचा रही है, दंगाइयों को बचाने का आरोप है। मतलब दंगाई को बचाने का मतलब क्या है कि आप दंगा किए और आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। इसको कैसे बनेगा, द गवर्नमेंट इज, पहले सरकार पर आरोप है, पहले हम किसको बनाना है, द गवर्नमेंट इज, ओके। चलिए द गवर्नमेंट इज एक्यूज्ड ऑफ, द गवर्नमेंट इज एक्यूज्ड ऑफ, चलिए कंडोनिंग, कंडोन मतलब होता है ना बख्श देना, क्षमा करना, यहाँ बचाने का सेंस वही है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज एक्यूज्ड ऑफ कंडोनिंग, क्या कंडोनिंग, राइटियर्स, ठीक है। तो सरकार पर आरोप है कि वो दंगाइयों को बचा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। थोड़ा इस कंडेम से भी देख लिया जाए, हमको कहना है कि उसे, है ना, मृत्यु का सजा दिया गया, है ना, ठीक है ना, उसे मृत्यु का सजा दिया गया। इससे भी एक बनाते हैं, उसे मृत्यु
का सजा दिया गया, सजा सुनाया गया, सजा दिया गया। चलिए इसको हमको बनाना है कि उसे मृत्यु का सजा दिया गया। अब इसके तो पैसिव वॉइस में बनेगा। चलिए कैसे लिखेंगे, ही वाज, एकदम आसानी से बना सकते हैं। कंडेम का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, ही वाज कंडेम्ड, और कंडेम के साथ टू लगता है, हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ही वाज कंडेम्ड टू डेथ। तो ये कंडेम का ये यूज रहा और ये कंडोन का यूज रहा। अगर आप किसी की गलती को कंडोन करते हैं, आप उसको अनदेखा करते हैं, आप उसको बख्श देते हैं। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 7 में आते हैं, ड्राइव। हमारा वर्ड नंबर जो 7 है, ड्राइव। देखिए ड्राइव का मतलब क्या है, यदि कोई चीज यदि ड्राइव है, इसका मतलब है ना कि वो फीका है ना, उसमें कोई आकर्षण नहीं, आकर्षणहीन समझिए, अनाकर्षण, जिसमें कोई आकर्षण नहीं, फीका है, उदास है। मान लीजिए ये कपड़ा है, ये शर्ट है, नया था तो चमक था, लेकिन धोते धोते क्या हो गया, इसका चमक खत्म हो गया। अब ये जो क्लॉथ होगा है ना, एक ऐसा क्लॉथ, खाली कपड़े है, चमक वगैरह सब खत्म हो गया है, अब इसमें कोई तरह का शाइनिंग नहीं है। अब इस क्लॉथ को कहेंगे ड्राइव क्लॉथ। यानी कि यदि कोई कपड़ा, यदि ड्राइव कपड़ा है, इसका मतलब है कि उसमें कोई आकर्षण नहीं है, चमक नहीं है। मान लीजिए कि एक रूम है ना, एक रूम है, उसका रंगाई पुताई किए हुए कई साल हो गए, अब रूम एकदम लगता है कि एकदम डल रूम लगता है, इसको कहेंगे ड्राइव रूम, ड्राइव हाउस, ठीक है ना। तो यदि कोई चीज ड्राइव है तो इसका मतलब है वो फीका है, अनाकर्षण है, उसमें कोई आकर्षण वाली बात नहीं है, एकदम बेरंग हो गया है, आप इसको ऐसे समझे। चलिए तो ये ड्राइव एडजेक्टिव है और इसका हम लिख सकते फीका है ना, बेरंग जिसका रंग उड़ गया है, आप ऐसे समझिए। अनाकर्षण जिसमें कोई आकर्षण नहीं है, ठीक है ना, अनाकर्षण जिसमें कोई आकर्षण नहीं है। तो ये सारे इसके अर्थ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हमको इसका सिनोनिम्स पहले देख लिया जाए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब डल तो कॉमन वर्ड है, डल और बोरिंग कॉमन वर्ड है, किसी तरह का फीका बेरंग कहने के लिए ना डल और बोरिंग कॉमन वर्ड है ना। इसका एक हिंदी नीरस भी हो जाएगा, ठीक है ना, ड्राइव का मतलब एक नीरस भी हो जाएगा। चलिए तो डल और बोरिंग जो है ना कॉमन वर्ड है, इसके अतिरिक्त हम क्या लिख सकते हैं, अनइंटरेस्टिंग, कलरलेस, अनइंटरेस्टिंग है ना, अनइंटरेस्टिंग, कलरलेस, इसके ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अब इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। हमको कहना है कि वो एक है ना, मतलब कि एकदम उदास घर में रहता, हमको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो वो कैसे लिखेंगे, वो एक है ना, चलिए हमको कहा वो एक उदास घर में रहता है, कैसे लिखेंगे, ही लिव्स इन ए ड्राइव हाउस, इन ए ड्राइव हाउस। चलिए हमको कहना है एकदम पुराना कपड़ा, पुराना कपड़ा कैसे मतलब होंगे, धोते धोते एकदम पुराना होंगे, कलर खत्म हो जाएगा। अभी पुराना कपड़ा के लिए क्या कहेंगे, है ना, ड्राइव क्लॉथ कहेंगे। हमको कहने को मैं एक पुराना कपड़ा पहना हूं, कैसे लिखूंगा, आई एम वियरिंग ए ड्राइव शर्ट, आई एम वियरिंग ए ड्राइव शर्ट, ए ड्राइव शर्ट, आई एम वियरिंग ए ड्राइव शर्ट। तो कोई चीज यदि ड्राइव है, इसका मतलब है कि वो अनइंटरेस्टिंग है, उसमें कलर नहीं है, वो बेरंग है। हमको कहना है कि वो एक मतलब बहुत ही नीरस भरा जिंदगी जी रहा है, वह एक बहुत ही नीरस भरा जिंदगी जी रहा है। कैसे लिखेंगे, ही इज लिविंग ए, है ना, ड्राइव लाइफ, ही इज लिविंग ए ड्राइव लाइफ। चलिए तो ये सब ड्राइव के यूज हैं। चलिए हम लोग वर्ड नंबर आते हैं 8 में, देखते हैं 8वां वर्ड हमारा क्या है। देखिए 8वां वर्ड एग्जाम्पलीफाई, बहुत अच्छा वर्ड है। अगर आप कोई चीज को एग्जाम्पलीफाई करते हैं तो आप उसको स्पष्ट रूप से दिखलाते हैं, साफ साफ दिखलाते हैं, उदाहरण के साथ दिखलाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है स्पष्ट तौर पर दिखाना, ठीक है। चलिए अब ये वर्ब है, पहले आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पलीफाई वर्ब है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एपिटोमाइज। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पहले हमको स्पष्ट रूप से दिखाना, स्पष्ट रूप से दिखाना, ठीक है ना। कभी आप हिंदी सुने होंगे सुधारण व्याख्या करना, उदाहरण समेत, सुधारण है ना, मतलब उदाहरण समेत सुधारण व्याख्या करना, ठीक है ना। नोट्स वगैरह पर आप कभी देखिएगा कि ऐसा लिखा रहता है कि आप किसी चीज का सुधारण व्याख्या करें, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाएं। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एपिटोमाइज, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एपिटोमाइज। चलिए इसके सिनोनिम्स हो जाएगा टाइपिफाई, टाइप से बना टाइपिफाई। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इलस्ट्रेट, ठीक है ना। इस सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट तौर पर दिखाना, प्रदर्शित करना। हमको कहना है कि क्या जो तुम बात कह रहे हो उसको कुछ एग्जाम्पल से दिखा सकते हो, अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर दिखा सकते हो, जो तुम कह रहे हो क्या तुम उसमें उदाहरण डाल के दिखा सकते हो। चलिए हम इसको कैसे कहेंगे अगर यही बात कहना है, कैन यू एग्जाम्पलीफाई,
कैन यू एग्जाम्पलीफाई, ठीक है ना, योर पॉइंट, कैन यू एग्जाम्पलीफाई योर पॉइंट, क्या जो तुम बात कर रहे हो क्या तुम उसको क्लियरली दिखला सकते हो। देखिए एक्सप्लेनेशन हमेशा कारगर होता है, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी वर्ड के एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा तो वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पलीफाई का एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, टू शो समथिंग क्लियरली, है ना, टू शो समथिंग, इसको अगर एग्जाम्पल अगर इसको तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे, टू शो समथिंग क्लियरली, किसी को स्पष्ट तौर पर दिखलाना, ठीक है ना। चलिए आप इस तरह का आप सवाल देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई पूछ रहा है, ठीक है ना, कि इस तरह से कोई सवाल है कि अशोका, अशोका इज ग्रेटर देन अकबर, अशोका इज ग्रेटर देन अकबर, ठीक है ना, एग्जाम्पलीफाई इट, है ना। आप इसके जगह पर वाज भी लगा सकते हैं। चलिए एग्जाम्पलीफाई इट, इसका हिंदी क्या निकलेगा, अशोक अकबर से महान है या महान थे, ठीक है ना। चलिए वाजी ले लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से है ना घबराइएगा नहीं, कोई सच बातों को ना प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो अशोका इज ग्रेटर देन अकबर, जो अशोक थे वो अकबर से महान थे। आप एग्जाम्पलीफाइड का मतलब क्या है कि आप इसको उदाहरण के साथ दिखाइए कि कैसे अशोक अकबर से महान थे। तो चलिए ये एग्जाम्पलीफाई रहा। अगर आप कोई चीज को एग्जाम्पलीफाई करते हैं यानी कि आप उदाहरण के साथ दिखलाते हैं, साफ तौर पर दिखलाते हैं, ये एग्जाम्पलीफाई हमारा रहा। वर्ड नंबर हम 9 की तरफ आते, इंपेंडिंग। हमारा वर्ड नंबर जो 9 है वह है इंपेंडिंग। देखिए इंपेंडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यदि कोई चीज अगर इंपेंडिंग है तो वो निकट में आने वाला है, तुरंत अब होगा और कुछ गलत होगा, होगा और कुछ गलत होगा। इंपेंडिंग का मतलब जो निकट में होने वाला हो, ठीक है ना, जो निकट में होने वाला हो, जो निकट में होने वाला हो, है ना। तो इसको हम इंपेंडिंग कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इमिनेंट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इमिनेंट, मतलब ये होता है नजदीक, जो निकट में होने वाला हो, क्लोज। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, इसका एंटो हो जाएगा रिमोट या फार ऑफ, है ना, दूर। इसका एंटो हो जाएगा रिमोट या फार ऑफ मतलब दूर। चलिए और इसका हिंदी जो है वो जो निकट में होने वाला हो। जैसे कि देखिए अब एग्जाम जल्दी नजदीक आने वाला है, उसको लेकर के मैं चिंतित हूं, मैं अपने नजदीक में होने वाले एग्जाम को लेकर चिंतित हूं, हमको ऐसा कहना है। कैसे इसको लिखूंगा, अगर सरल तरीके से लिखना है तो आई एम वरीड अबाउट, आई एम वरीड अबाउट, है ना, इम्पेंडिंग टेस्ट या इम्पेंडिंग एग्जाम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जाम जो नजदीक में आने वाला है, जो निकट भविष्य में आने वाला है, उस एग्जाम को लेकर के मैं चिंतित हूं। हमको कहने कि निकट भविष्य में आने वाले खतरे, देखिए आर्कटिक प्रदेश के, है ना, जो बर्फ है ना तेजी से पिघल रहे हैं, और ये जो पृथ्वी के डूबने का खतरा, चूंकि जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर, जाहिर सी बात है कि जब आर्कटिक प्रदेश की जब बर्फ पिघलेंगे तो समुद्र का लेयर बढ़ेगा, और जब समुद्र का लेयर बढ़ेगा तो उसमें कई शहर और कई देश डूब जाएंगे। अब ये खतरे अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये खतरे निकट में खतरे हैं। तो निकट में आने वाले खतरे कैसे लिखेंगे, निकट के खतरे। अगर हमको कहना है कि वो खतरे जो निकट में है, निकट के खतरे, हम इसको कैसे लिखेंगे, इंपेंडिंग डिजास्टर। अगर इसको तोड़ के अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इंपेंडिंग डिजास्टर, यानी कि वो खतरे जो कि जस्ट अब तुरंत आने ही वाले हैं। चलिए तो इस तरह का ये वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होता है। वर्ड नंबर हम लोग 10 में है, देखते हैं कि हमारा 10वां वर्ड क्या है। इंपेंडिंग के बाद हमारा अगला वर्ड है इनहेरेंट। देखिए यदि कोई चीज अगर इनहेरेंट है तो उसके अंदर वो चीज निहित है ना, अंतर्निहित, यानी कि उसके अंदर ही वो चीज है ना, और वो हटाया नहीं जा सकता। यदि कोई चीज इनहेरेंट है तो इसका मतलब है कि वो चीज उसके अंदर में है और उसे हटाया नहीं जा सकता है। इसको आप सिंपल भाषा में समझ ले, अंतर्निहित, है ना, सेंटेंस से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इनहेरेंट एडजेक्टिव है, बहुत बढ़िया वर्ड है, अंतर्निहित। चलिए इसका मतलब, अंतर्निहित का मतलब क्या हुआ, जो उसके अंदर हो और उसे हटाया ना जा सके। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनेट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंट्रिंसिक। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेसिक, है ना, मतलब कोई आप ऐसे समझिए कि वो चीज उसके अंदर में है और उसको हटाया नहीं जा सकता। हमको कहना है कि शेयर मार्केट, देखिए शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें कि रिस्क, खतरे शामिल है। इसका मतलब है कि अगर शेयर मार्केट का अगर आप काम करते हैं, चूंकि पैसे, है ना, इसमें दिन बार देखिएगा कि कितना बार उतार चढ़ाव होता है। अभी आप पैसा लगाएं, पैसा आपका डूब भी सकता है, पैसा आपका
लाभ भी दे सकता है। तो कहने का मतलब हमको ऐसा है ना कि शेयर मार्केट में खतरे हैं, यानी कि खतरा उससे जुड़ा हुआ है और आप इस खतरे को ना आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमको सिंपल सा भाषा में कहना है कि शेयर मार्केट में खतरे हैं। चलिए, अगर हमको यही कहना है कि शेयर बाजार में, ठीक है ना, हमको वाक्य बनाना है कि शेयर बाजार में खतरे हैं, शेयर बाजार में खतरे हैं, हमको ऐसे कहना है। चलिए, तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि रिस्क है ना, और एक तरह का रिस्क नहीं, कई तरह का रिस्क है ना, रिस्क आर इनहेरेंट है ना, रिस्क आर इनहेरेंट इन शेयर मार्केट। यदि इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि यदि कोई चीज यदि इनहेरेंट है, इसका मतलब है कि वो उसके अंदर शामिल है और उस चीज को हटाया नहीं जा सकता। तब ना कहा गया अंतर्निहित। अंतर्निहित का मतलब क्या हुआ, जो उसके अंदर में निहित हो और वो निकले नहीं, वो हटे नहीं। तो इस तरह का चीज जो होता है ना, इनहेरेंट होता है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अब मैं क्या कहूं, अगर मैं भारतीय खेल के बारे में बात करूं, क्रिकेट के बारे में बात करूं, तो हमारे यहाँ का बॉलिंग बैटिंग ठीक है, हमारे यहाँ का बॉलिंग भी ठीक है, ओवरऑल ठीक है। फील्डिंग हमारे क्या है, एक मूलभूत कमजोरी है। ये शुरू से ही भारतीय क्रिकेट का फील्डिंग वैसा नहीं रहा, टॉप क्लास का फील्डिंग कभी नहीं रहा। ठीक है ना, तो फील्डिंग हमारी कौन सी कमजोरी है, हमारे क्रिकेट की अंतर्निहित कमजोरी है। मतलब ये शुरू से है, बाद में नहीं आया है। जब से भारत क्रिकेट खेलना शुरू किया है वो तब से है और ये अभी तक है, हट नहीं सका है। आप चाहे लाख आप बढ़िया बढ़िया कोच रख लीजिए, लेकिन पुअर फील्डिंग हमारे क्रिकेट का एक अंतर्निहित कमजोरी हमको ऐसे कहना है। ठीक है, चलिए, हमको कहना है तो हम कैसे कह सकते हैं, पुअर फील्डिंग। देखिए, इसको इस चीज को कैसे लिखेंगे, पुअर फील्डिंग is an, ठीक है ना, inherent weakness, is an inherent weakness, ठीक है ना, इन इंडियन क्रिकेट, ये भारतीय क्रिकेट की एक मूलभूत कमजोरी है। ठीक है ना, चलिए क्रिकेट की जगह पर इंडियन क्रिकेट, चलिए इन इंडियन क्रिकेट। तो ये हमारा रहा इनहेरेंट का यूज, ये यूज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलिए, हमारा अगला वर्ड ये हमारा वर्ड नंबर 10 था। वर्ड नंबर 11 में हम लोग इनिशिएट, शुरू करना। अगर आप कोई चीज को इनिशिएट करते हैं, आप उसको शुरू करते हैं। ठीक है ना, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। चलिए, अब ये वर्ब है और इसका हम लिख सकते हैं शुरू करना, प्रारंभ करना, कुछ खास नहीं है। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ना, ठीक है ना, स्टार्ट ऑफ, शुरू करना, या कमेंस। कमेंस का भी अर्थ होता है शुरू करना। अगर आप कुछ को कमेंस करते हैं, आप उसको शुरू करते हैं। इसका एंटो क्या हो जाएगा, है ना, फिनिश, या ठीक है ना, समाप्त करना। इसका एंटो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यदि आप कोई चीज को अगर आप फिनिश करते हैं तो आप उसका अंत करते हैं। ठीक है ना, तो अंत करना, बस यही तो करना है हमें। अगर आप कुछ को इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं, और अगर फिनिश करते तो आप उसका अंत करते हैं। सेंटेंस बनाया जा सकता है। ठीक है ना, हमको कहना है कि सरकार गरीबी को दूर करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रही है। ठीक है ना, सरकार गरीबी को दूर करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रही है। चलिए, हम इसको कैसे लिखेंगे, द गवर्नमेंट इज, ठीक है ना, चलिए, इनिशिएटिंग, इनिशिएट मतलब शुरू करना, द गवर्नमेंट इज इनिशिएटिंग ए प्रोग्राम। ठीक है ना, एक प्रोग्राम शुरू कर रही है। प्रोग्राम का मतलब यहाँ स्कीम से है। ठीक है ना, चलिए, टू, चलिए, क्या करने के लिए, दूर करने के लिए। एलिविएट मतलब होता है कम करना, खत्म करना। टू एलिविएट पॉवर्टी, ठीक है ना, पॉवर्टी को ना एलिविएट किया जाता है। पॉवर्टी को क्या किया जाता है, एलिविएट किया जाता है। एलिविएट का मतलब यहाँ पर समझेंगे दूर करना, कम करना है ना। हालांकि जो एलिविएट का जो शुद्ध हिंदी होता है वो कम करना होता है। चलिए, ये वर्ड नंबर हमारा 11 रहा। वर्ड नंबर 12 की ओर देखते हैं। वर्ड नंबर हमारा 12वां क्या है। चलिए, वर्ड नंबर हमारा 12 है, वो लैथ है। देखिए, लैथ का मतलब क्या होता है, यदि किसी का शरीर यदि लैथ है तो बड़ा पतला होगा, एकदम लचीला होगा, आप ऐसा समझिए, है ना, मतलब लचीला, आकर्षक होगा। ठीक है ना, तो लैथ का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज लैथ है, इसका मतलब है कि वो लचीला है, बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, लैथ का मतलब, लैथ एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, लचीला, है ना, इसका हिंदी होगा लचीला। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स होगा लिसोम। देखिए, लिसोम का मतलब होता है लचीला। यदि कोई चीज लिसम है तो वो लचीला है। चलिए, लचीला के लिए आप और भी लिख सकते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का भी अर्थ होता है लचीला। ठीक है ना, सपल, सपल का भी अर्थ होता है लचीला। इस सब का मतलब होता है लचीला। इसका एंटो क्या होगा, एंटो यहीं पर कर लिया जाए, एंटो यहीं पर कर लिया जाए। चलिए, एंटो इसका क्या होगा, यदि कोई शरीर का हिस्सा एकदम कड़ा हो जाए, जैसे कि गर्दन एकदम अड़क गया है, अब गर्दन ऐसे नहीं हो रहा है, अभी तो गर्दन कैसा है, फ्लेक्सिबल है, अभी तो घूम जाएगा।
ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए एकदम कोई चीज एकदम अड़क गया, अब हिल डुल नहीं रहा, एकदम एक के जगह पर है, अब ये इसमें लचीलापन नहीं है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा स्टीफ। देखिए यदि कोई पार्ट ऑफ बॉडी कड़ा हो जाए, यदि कोई पार्ट ऑफ बॉडी कड़ा हो जाए, वो हिले डुले नहीं, तो वो पार्ट ऑफ बॉडी जैसे अंगूठा है सूज गया है, अब एकदम हिल नहीं रहा है, अब ये अंगूठा कौन सा, ये थंब कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टीफ थंब। तो यदि कोई चीज यदि स्टीफ है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो इसका मतलब है कि वो कड़ा हो गया है और वो हिल डुल नहीं रहा है। चलिए अब इसको इस सेंटेंस बना सकते हैं। हमको कहना है एक अच्छे डांसर के पास, एक अच्छे नृतक के पास, है ना, लचीला शरीर होना चाहिए। ठीक है, एक लचीला शरीर होना चाहिए। कैसे लिखेंगे, है ना, ए गुड डांसर, ए गुड डांसर शुड हैव, ए गुड डांसर शुड हैव लैथ बॉडी, नहीं, ए गुड डांसर शुड हैव लैथ बॉडी। देखते हैं जिम्नास्ट का शरीर कैसा होता है। जिम्नास्ट जो जिम्नास्टिक करते हैं, शरीर को ना एकदम किसी तरह से मोड़ लेते हैं, ठीक है ना, तो उनका बॉडी कैसा बॉडी होता है, लैथ बॉडी होता है, लिसम बॉडी होता है। ठीक है ना, जिम हमको कहना है कि जिम्नास्ट के शरीर लचीले होते हैं, तो वो इसी तरीके से ये बात बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो वर्ड है वो मेटेओरिक। वर्ड नंबर ये 12 था, वर्ड नंबर 13। अब हम लोग वर्ड नंबर 13 की तरफ आते हैं। देखिए हमारा अगला वर्ड है मेटेओरिक। देखिए मेटेओरिक क्या होता है, मेटेओरिक का मतलब होता है तेज। देखिए मेटेओरिक अगर कोई चीज, अगर मेटेओरिक अगर गति से बढ़ता है तो तेज गति से बढ़ता है। देखिए अपेस में और मेटेओरिक में क्या अंतर है, पहले आप समझिए। अपेस जो था वह एडवर्ब था, अब मेटेओरिक क्या है, मेटेओरिक एडजेक्टिव है, मेटेओरिक एडजेक्टिव है बस। आप और इसमें कुछ जानने लायक बात नहीं है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फास्ट, रैपिड, ठीक है ना। चलिए फास्ट, रैपिड इत्यादि इसका और भी हो जाएंगे, ब्रिस्क, क्विक, है ना, इसके सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सबका मतलब होता है तेज, सबका मतलब होता है तेज। हमको कहना है कि तेज वृद्धि हो रहा है, हमको कहना है कि तापमान में ना तेज वृद्धि हो रहा है, आजकल तापमान बहुत रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हमको कैसे लिखेंगे, देयर इज, अगर इसी चीज को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देयर इज मेटेओरिक राइज। देखिए कैसे लिखा जा रही है, इसका कोलोकेशन भी है, देयर इज मेटेओरिक राइज। मेटेओरिक राइज कोलोकेशन है, इसको ध्यान में रखना होगा। देयर इज मेटेओरिक राइज इन टेम्परेचर, इसका हिंदी क्या निकलेगा, सरल भाषा में कहें तो तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है ना, तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रहा है। चलिए अब हम वर्ड नंबर आते हैं 14 की तरफ। वर्ड नंबर देखते हैं कि हमारा 14वां वर्ड क्या है। तो 14वां वर्ड है हमारा नेग्लिजिबल। देखिए यदि कोई चीज नेग्लिजिबल है तो नगण्य है, नाममात्र है, नेग्लिजिबल। चलिए है ना, नेग्लिजिबल मतलब छोटा, नगण्य, नाममात्र। आप इसको समझिए नगण्य, है ना, आप इसको समझिए नगण्य, छोटा, है ना, महत्वहीन, ये इसके नेग्लिजिबल का मतलब हुआ। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम्स आप क्या कर सकते हैं, इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं माइनर, माइनर मतलब छोटा। आप इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन। चलिए अब इसका एंटो आप क्या बना सकते हैं, इसका एंटो हो जाएगा सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, इसका एंटो हो जाएगा सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। तो ये कुछ खास ऐसा वर्ड नहीं है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, वर्ड नंबर 15 में आते हैं। वर्ड नंबर 15 है पैथोस। ये सब वर्ड अब यूज से बाहर हो गए हैं, ठीक है ना, जनरल लाइफ में, है ना, डेली लाइफ में ये सब वर्ड यूज में नहीं आते। बैथोस, पैथोस, इनका ज्यादा अब चलन नहीं है। चलिए देखते हैं, है ना। चलिए पैथोस का मतलब होता है उदासी, निराशा, उदासी, दुख को ना कहते पैथोस कहते हैं। चलिए तो इसको सिंपल सा भाषा में समझिए, उदासी एक ऐसा चीज है जो आपको सैड कर देगा। ठीक है ना, चलिए इसका साइनो क्या हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा पोएग्नेंसी, सैडनेस, पोएग्नेंसी, सैडनेस। कोई ऐसा चीज होगा आप में ना कि लोगों को वो क्या कर देगा, वो एकदम रुलाने रुलाने, जैसे मूवी वगैरह में क्या होता है, ये सब ज्यादातर लिटरेचर में इस्तेमाल होता है। एक ऐसा दृश्य है जो पैथोस क्रिएट करता है, लोग उदास हो जाते हैं, लोग रोने रोने को हो जाते हैं। तो उस मूवी में क्या, कौन सा एलिमेंट है, उस मूवी में पैथोस वाला एलिमेंट है। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 16 की तरफ। 16 हमारा परनीसियस। परनीसियस का मतलब होता है हानिकारक। लेकिन देखिए ये कैसा हानिकारक होगा जो आप तुरंत नोटिस नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा देखिए, कुछ ऐसी हानिकारक बातें होती है ना जो धीरे धीरे समझ में आता है कि हानिकारक है, तुरंत समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो तुरंत समझ में आ जाएगा तो उसका अंग्रेजी अलग है। लेकिन एक वैसा हानिकारक जो आपको बाद में हानि समझ में आता है। ठीक है ना, अभी अब हमको कहना है कि बच्चों के दिमाग के ऊपर मोबाइल का हानिकारक प्रभाव है। एक दिन में पता नहीं चलेगा, कुछ महीनों के बाद पता चलेगा बच्चों के बिहेवियर से।
ठीक है ना। तो अगर हमको कहना है कि मोबाइल बच्चों के लिए हानिकारक है, इसका मतलब है कि वो तुरंत हानि दिखाई नहीं देगा, हानि कुछ समय के बाद दिखाई देगा, तो उसके लिए वर्ड परनीसियस है। ठीक है, परनीसियस का मतलब हानिकारक, बस आप इसको ये समझें, ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। चलिए, हानिकारक। अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम्स देखते हैं। डेट्रीमेंटल, यदि कोई चीज डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है, आप ऐसा समझिए। हार्मफुल तो कॉमन वर्ड है, हार्मफुल तो कॉमन वर्ड है। डेलिटेरियस हानिकारक, डेलिटेरियस हानिकारक। चलिए, लेकिन ये वैसा हानिकारक जो तुरंत नोटिस न किया जा सके। हमको कहना है कि बच्चों के ऊपर, ठीक है ना, सॉरी, मोबाइल, बच्चों के ऊपर मोबाइल का एक नकारात्मक प्रभाव है, हमको ऐसा कहना है, हानिकारक प्रभाव है। हम कैसे लिखेंगे, देयर इज, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोबाइल फोन्स। अगर इसको लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स हैव परनीसियस इफेक्ट, नहीं, परनीसियस इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, ऑन चिल्ड्रन। इसका हिंदी क्या होगा कि जो मोबाइल फोन के बच्चों के ऊपर एक हानिकारक प्रभाव होता है, एक नकारात्मक प्रभाव होता है, लेकिन ये प्रभाव आपको बाद में पता चलेगा, आप तुरंत इसे नोटिस नहीं कर सकते हैं। अगर वो कहना है कि सिगरेट का हानिकारक प्रभाव होता है, आप सिगरेट पीजिएगा, एक दिन पीने से कुछ नहीं होगा, 2 दिन पीने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं तो इसका हानि आपको बाद में समझ में आएगा। तो ये चीज होता है परनीसियस इफेक्ट, ठीक है ना। चलिए, तो परनीसियस का मतलब होता है हानिकारक। आते हैं वर्ड नंबर 17 की तरफ। चलिए, वर्ड नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, प्रिरोगेटिव, ना, ठीक है ना। वर्ड नंबर 17 कह रहा है प्रिरोगेटिव। देखिए, प्रिरोगेटिव का मतलब क्या होता है ना, विशेषाधिकार। एक आपको विशेष अधिकार मिला है आपके सामाजिक पोजीशन के कारण, वो अधिकार सबको प्राप्त नहीं है, विशेषाधिकार आप इसको समझिए। तो ये आपका प्रिरोगेटिव है, ठीक है ना। प्रिरोगेटिव पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्यों आपको है, आपके पावर या पोजीशन के कारण, पावर के कारण आपको विशेषाधिकार है, या सामाजिक मतलब पोजीशन के कारण, या सोशल पोजीशन के कारण आपको विशेषाधिकार है, ठीक है ना। ये विशेषाधिकार के कारण है कि आपको विशेषाधिकार क्यों दिया गया है। तो या तो आप पावर में हैं, तो पावर में है, तो अब जैसे कि देखिए, राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, इसका मतलब वो विशेषाधिकार उनको क्यों प्राप्त है, तो उनका ऐसा पावर, वो ऐसा पावर में है, ऐसे पोजीशन में है वो, तो इसके लिए बड़े प्रिरोगेटिव। चलिए, अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंटाइटलमेंट, इनका सिनोनिम्स लिख सकते हैं इंटाइटलमेंट, या लिख सकते हैं प्रिविलेज। प्रिविलेज का भी अर्थ होता है विशेषाधिकार, बहुत अच्छा वर्ड है प्रिविलेज, तो टॉप क्लास का वर्ड है। जैसे देखिए, पहले के समय में शिक्षा किसका विशेषाधिकार था, अमीरों का, अमीर ही शिक्षित होंगे, गरीब शिक्षित नहीं होंगे, दलित शिक्षित नहीं होंगे, जो अपर कास्ट के लोग होंगे वो शिक्षित होंगे, ठीक है ना। तो इनका सोशल पोजीशन के कारण इनको विशेषाधिकार था। हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसी चीज को लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। वंस एक समय, है ना, वंस एक समय एजुकेशन वाज, है ना, एजुकेशन वाज प्रीरोगेटिव, एजुकेशन वाज प्रीरोगेटिव ऑफ द एलिट। एलिट का मतलब क्या होता है, जो संभ्रांत परिवार के, जो अमीर परिवार के जो होते थे, उनको ही शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त था। एलिट का मतलब आप समझिए ना कि समाज का जो ऊपरी तबका है ना, समाज का ऊपरी जो भाग है, समाज का ऊपरी जो वर्ग है, केवल उसी को मतलब कि एजुकेशन लेने का विशेष अधिकार प्राप्त था, एक समय ऐसा था। चलिए, ये तो हमारा प्रिरोगेटिव रहा। अब हम ये वर्ड नंबर हमारा 17 है, वर्ड नंबर हम 18 की तरफ देखते हैं। वर्ड नंबर हमारा 18वां क्या है, वर्ड नंबर हम लोग 18 की तरफ देखते हैं, रिकॉन्साइल। देखिए, 18 बहुत अच्छा वर्ड है, रिकॉन्साइल बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए, रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है, फिर से मेल मिलाप कर लेना। आप किसी से शुरू में झगड़ा किए, बहस किए, अब फिर से उसके साथ आप मेल मिलाप कर लिए, तो इसको कहते हैं रिकॉन्साइल, है ना। चलिए, रिकॉन्साइल पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होगा और प्रीपोजिशन अपने साथ विथ लेगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, पहले इसका हिंदी अगर सिंपल भाषा में कहें तो मेल मिलाप करना, मेल मिलाप करना। चलिए, अगर आप किसी के साथ रिकॉन्साइल होते हैं, आप उसके साथ मेल मिलाप करते हैं, इसको आप कैसे सिनोनिम्स के तौर पर लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे रीयूनाइट, फिर से एक हो जाना, या मेक पीस, ठीक है ना। चलिए, इसका एंटो क्या होगा, झगड़ा कर बैठना। इसका एंटो क्या होगा, बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड, स्ट्रेंज, बहुत बढ़िया वर्ड है। देखिए, ये स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज मत समझिएगा, स्ट्रेंज है ना। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, झगड़ा कर बैठना।
अगर आप किसी से झगड़ा कर बैठते हैं तो आप उसे स्ट्रेंज करते हैं। चलिए पहले स्ट्रेंज को समझा जाए, रिकॉन्साइल तो हम लोग समझेंगे ही, सबसे पहले स्ट्रेंज को समझा जाए। देखिए इसका इस्तेमाल किस रूप में होता है, अभी तो वर्ब है, वर्ब का एंटो वर्ब, थोड़ा ध्यान दिया जाए, वर्ब का एंटो वर्ब, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव रूप में। स्ट्रेंज को मैं पढ़ाना चाहता हूं तो इसका एडजेक्टिव कैसे बनेगा, V3 करके, स्ट्रेंज्ड। स्ट्रेंज्ड का मतलब क्या होता है, देखिए स्ट्रेंज्ड का मतलब क्या है, जो झगड़ा कर लिया है। आप ऐसे समझिए, स्ट्रेंज्ड का मतलब क्या है, झगड़ा किया हुआ, झगड़ा करके अलग अलग है, झगड़ा किया हुआ, एडजेक्टिव में आपको लेके चलना है, ठीक है ना। चलिए अब जैसे कि देखिए, इससे अब मैं पेयर बनाना चाहता हूं, स्ट्रेंज्ड हस्बैंड या वाइफ होता है। चलिए स्ट्रेंज्ड हस्बैंड कौन होते हैं, स्ट्रेंज्ड हस्बैंड या वाइफ कौन होते हैं, जो झगड़ा कर लिए हैं, आज झगड़ा करके ना अलग अलग रहते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। स्ट्रेंज्ड हस्बैंड या वाइफ कौन है, स्ट्रेंज्ड हस्बैंड या वाइफ वैसे हस्बैंड या वाइफ होते हैं जो झगड़ा करके डिवोर्स नहीं किए हैं, डिवोर्स उनका तलाक नहीं हुआ है, लेकिन ये बिना तलाक लिए ही अलग अलग रहते हैं बस, तो ये कहलाते स्ट्रेंज्ड वाइफ, स्ट्रेंज्ड हस्बैंड, यानी कि झगड़ा किया हुआ है ना, को कहते स्ट्रेंज्ड हस्बैंड या वाइफ। यह हस्बैंड और वाइफ के लिए ना ज्यादातर इस्तेमाल होता है स्ट्रेंज्ड का, ठीक है ना। चलिए तो ये बात स्ट्रेंज का रहा। रिकॉन्साइल से देखते हैं, अगर हमको कहना है कि उसने अपनी पत्नी से फिर मेल मिलाप कर लिया है, उसने अपनी पत्नी से, हमको कहना है कि उसने अपने पत्नी से मेल मिलाप कर लिया है, मतलब शुरू में तो लड़ाई करके अलग हो गया, फिर बाद में मेल मिलाप कर लिया, कर लिया। चलिए हम कैसे लिखेंगे, ही वाज, ठीक है ना। रिकॉन्साइल्ड इसी तरह से यूज होता है, ठीक है ना, रिकॉन्साइल का इसी तरह से यूज होता है विथ हिज वाइफ, ही वाज, ठीक है ना, रिकॉन्साइल्ड विथ हिज वाइफ। तो चलिए ये वर्ड नंबर हमारा 18 रहा। वर्ड नंबर आते 19 की तरफ। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप इनको कभी भी ना अनदेखा ना करें। चलिए वर्ड नंबर हमारा 19 है, और इसका मतलब वर्ड नंबर 19 है, इसको पढ़ेंगे रेटोरिक, रेटोरिक, इसको पढ़ेंगे रेटोरिक, ठीक है ना। चलिए देखिए रेटोरिक क्या होता है, आप बहुत मतलब अलंकारपूर्ण भाषण देते हैं, अलंकारपूर्ण कुछ लिखते हैं ताकि लोगों को आप इंप्रेस कर सके। इसका मतलब सिंपल भाषा में कहें ना तो अलंकारपूर्ण, है ना, भाषण में या चाहे लेखन में अलंकारपूर्ण। इसको अगर हम साइनो इसका लिखेंगे तो इसका साइनो लिखेंगे ओरेटरी, इसका साइनो लिखेंगे ओरेटरी या पावर ऑफ स्पीच, लेकिन आप पावर ऑफ स्पीच, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आपको अलंकार को नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम आप समझे वाक्पटुता। वाक्पटुता समझते हैं, वाक्पटुता क्या है, लोग एकदम वाक्पटु होता है, यानी कि एक से एक बात करेगा, है ना, एक से एक बात करेगा ताकि सामने वाला इंप्रेस हो सके, तो यही है रेटोरिक। और चलिए वर्ड नंबर 20 में आते हैं तो यह है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, अनुदान, सरकार आपको सब्सिडी देती है, ये तो रोज सुनने वाला वर्ड है, तो अनुदान, आप इसको आप ऐसे समझिए, अगर आपको सब्सिडी मिलता है तो आपको अनुदान मिलता है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रांट। ग्रांट का मतलब भी होता है अनुदान। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन में इतनी सी बात हुई। हम लोगों ने लेसन 13 को स्टार्ट किया और लेसन हमारा 13 कंप्लीट हो गया। लेसन 13 के हम लोगों ने टोटल 20 वर्ड्स को किया। ये इसमें केवल आप अगर इग्नोर करने वाली बात है तो इसमें बैथोस है, पैथोस है, सब्सिडी है, रेटोरिक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी के 16 वर्ड्स आपके लिए जबरदस्त है। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।